हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का बनना पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विद संतोष सर पे जाके सर्च कर सकते हैं और ये आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो कोलाइडल सॉल्यूशंस shows mostly four types of properties. Colloidal solution shows four types of properties. Here we will not include the charge on colloidal property. Charge on colloidal property. So only four we will discuss here. So first is what is first? First, second, third, and fourth. So in properties we will discuss four properties of colloidal solutions. So first property is colloidal solution colligative property. What is colligative property? पहली प्रॉपर्टी क्या है? colligative property. सेकंड क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। थर्ड क्या है? कलर। एंड फोर्थ है ब्राउनियन मूवमेंट। तो मोस्टली हम लोग ये चार प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? लेट अस डिस्कस फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द colligative property. In second chapter means in solution you have already discussed the colligative property. आपने सेकंड चैप्टर को जो सॉल्यूशन में colligative प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन आपको याद नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं इसको विद एग्जाम्पल, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करती है। number of particles or number of solute particles present in colloidal solution। मतलब वह किसी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, हम लोग क्या कहते हैं उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेट अस राइट वन लाइन। द प्रॉपर्टी depends on the number of solute particles present the property that depends on the number of solute particles present in solution is called colligative property। colligative property। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, हम लोग कह सकते हैं
जो पार्टिकल्स बने हुए, द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग कह सकते हैं द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन कर देंगे, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कह देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन कह देंगे, तो हम लोग कह देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए आप क्या क्या होते हैं। पहला है, हम देखोगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point, just depression in freezing point. Third, osmotic pressure, etc. हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इतना ही यहाँ पे जानेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये आपकी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कोलाइड की होती है वो सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो सॉल्यूशन जो कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ट्रू सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं। तो अगर सेम कंसंट्रेशन का कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाए और ट्रू सॉल्यूशन लिया जाए, सेम कंसंट्रेशन का कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन अगर लिया जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स will be lesser in colloidal solution, so the colligative property of the colloidal solution will be lesser। मतलब अगर सेम कंसंट्रेशन का ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाता है तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो कम होगा। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं, कोलाइड बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सेम कंसंट्रेशन का कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन लिया जाएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम होगी। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर लेसर देन द ट्रू सॉल्यूशंस बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशंस आर लेसर देन द ट्रू सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग टिंडल इफेक्ट देखते, क्या देखते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी पेड़ के ब्रांच से जो खाली स्पेस होता है उसमें से जब प्रकाश गुजरता है तो वहाँ टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। या कभी आप जो है सिनेमा हॉल में गए हों तो वहाँ पर जो प्रोजेक्शन होता है, वो जो प्रोजेक्शन होता है, जो स्क्रीन पे प्रोजेक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे भी जो है टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग देखते हैं, लोग यहाँ से जब कोई जब कोई प्रकाश किरण when a beam of light is passed through a colloidal solution, when a beam of light is passed through a colloidal solution, जब कोई प्रकाश की किरण colloidal solution से पास की जाती है तो वो लाइट को स्कैटर करती है और इसको अगर राइट एंगल से देखा जाए तो ये जो पाथ होता है, वेव लाइट पाथ होता है, ये ब्लोइश होगा।
ये ब्लूइश हो जाता है। और इसको सर्वप्रथम जो है फैराडे ने देखा था और इसका अध्ययन टिंडल ने किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इसको लोग देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से में से पास आउट की जाती है, में से गुजारी जाती है, तो उस प्रकाश किरण की जो दीप्त होती है वो ब्लूइश प्रतीत होती है। कब? जब उसको हम लोग राइट एंगल बनाते हुए देखते हैं। उसको राइट एंगल बनाते हुए मतलब जो पास हो रही है उससे राइट एंगल बना के जो है अगर समकोण से हम लोग उसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश दिखाएगा। और ये प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण होती है। और इसको सर्वप्रथम फैराडे ने देखा, इसका अध्ययन टिंडल ने किया और उन्हीं के नाम पे इसको लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। When a beam of light, जब कोई प्रकाश, when a beam of light, जब कोई प्रकाश की किरण beam of light is passed through जब कोई प्रकाश की किरण pass through a colloidal solution, pass through a colloidal solution and viewed at right angles, viewed at right angles to the passes to the passes of light, passes of light, the path of beam illuminated, the path of beam illuminated, ये ब्लूइश लाइट ब्लूइश लाइट मतलब जब किसी प्रकाश की किरण को when a beam of light pass through colloidal solution and viewed, देखा जाता है at right angle to the passes of light। देखो यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये देखो राइट एंगल है। अगर इसको राइट एंगल से देखा जाएगा, जिस डायरेक्शन से लाइट पास हो रही है उसके राइट एंगल से हम देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है यहाँ पे? The path of beam illuminated, ये ब्लूइश लाइट मतलब जो पाथ है बीम का, जो बीम लाइट का पाथ है वो क्या हो जाता है? ब्लूइश हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। इस ब्लूइश लाइट and this was first observed by Faraday and later studied by Tyndall, so this effect is known as Tyndall effect. This Tyndall effect is due to the scattering of light by the colloidal solution. मतलब जो Tyndall effect होता है ये colloidal particle के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होने के कारण या colloidal particles के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग करने के कारण जो है ये टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। अब देखिए जो टिंडल इफेक्ट होता है उसको हम लोग ध्यान देंगे कि दो केसेस में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अगर दो कंडीशन दिया गया है, अगर उसको फुलफिल हो रहा है तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का डायमीटर है और स्कैटरिंग लाइट का वेवलेंथ है, अगर उसमें वेवलेंथ जो है अर्थात हम लोग कह सकते हैं डायमीटर उसका, अगर दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है, मतलब हम लोग कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। दूसरा केस है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली, मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम का एक दूसरे से काफ़ी अधिक अंतर रखते हैं तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये टिंडल इफेक्ट है जब किसी प्रकाश की लाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो जो उसका पाथ होता है अर्थात जहाँ से बीम ऑफ लाइट पास होती है और इल्यूमिनेट होती है तो उसको जब राइट एंगल से देखा जाता है तो ब्लूइश दिखाई देने लगती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम इसको जो है फैराडे ने देखा था, बाद में इसका अध्ययन टिंडल ने किया और उन्हीं के नाम पे हम लोग इसे क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट के स्कैटरिंग करने के कारण होता है, इस हिसाब की याद रखना है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है दो कंडीशन दिए गए हैं कि अगर दो कंडीशन फॉलो होगा तभी जो है टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। पहला क्या है यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल का डायमीटर है वो लाइट के डायमीटर से या लाइट के वेवलेंथ से काफ़ी अगर अंतर है तो डिस्पर्सन नहीं दिखाई देगा, अर्थात उन दोनों में काफ़ी अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिफ्रैक्टिंग इंडिसेस, मतलब जो डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं इनमें बहुत अधिक अंतर होना चाहिए, तभी जो है टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। तो ये हमने देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आप फिजिक्स में पढ़ेंगे उसको वहाँ से हम देख सकते हैं। अब तीसरा प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। So we have studied before this in second point. From that it is clear that the colloidal solutions show the color. वहाँ हमने देखा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कलर दिखाते हैं। तो इन कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो तीन फैक्टर पर निर्भर करता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है, पहले हम लोग क्या देखते हैं, साइज ऑफ colloidal particles, size of colloidal particles। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे, दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तीसरा हमारा कलर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन फैक्टर पे निर्भर करता है। पहला हमने क्या देखा, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड पोजीशन ऑफ व्यूअर्स। तीन फैक्टर पे निर्भर करता है। देखते हैं कैसे निर्भर करता है। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कि कैसे कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज चेंज होती है। तो जो कलर शो किया जाता है, अगर हम लोग इसके सेम वेवलेंथ की लाइट यूज किया जाए तो ये कलर देखिए डिफर हो जाता है। जैसे इसमें हम देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो ये जो पार्टिकल्स इनकी साइज बढ़ रही है और जैसे जैसे साइज इनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कलर चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे पिंक है, वहाँ पे ब्लू है और ये फाइनली गोल्ड सा। तो इसको हम लोग ये याद कर सकते हैं रेड पीवीसी,
ऐसे हम लोग यहाँ पे रेड पी बी सी, मतलब यहाँ आप ले लीजिए फाइनली गोल्ड साल, लेकिन याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं रेड पी बी सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे कोलाइडल गोल्ड साल लिया गया है, उसकी कोलाइडल उसका साइज जो है पार्टिकल साइज बढ़ता जाता है, उसका कलर जो है बढ़ता जाता है, उसका कलर चेंज होता जाता है, फाइनली जो है गोल्ड साल का कलर, यहाँ गोल्ड साल का कलर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे जो है ये साइज चेंज होने के साथ जो है इसका कलर चेंज होता जाता है। तो रेड, पिंक, ब्लू और फाइनली गोल्ड साल। तो साइक्यूल यहाँ पे दोनों सेम है, ये और ये दोनों से ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये साइज चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका कलर क्या होता है चेंज होता चला जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ व्यूअर्स। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ व्यूअर्स मतलब जो इसको देख रहा है उसका पोजीशन चेंज होने पे जो है कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है। जैसे ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, इसको हमने एक टॉर्च लिया है, उस टॉर्च से जो है इस कोलाइडल सॉल्यूशन से हम लोग लाइट पास कराते हैं। तो हम जानते हैं कुछ लाइट क्या होता है रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर व्यूअर इस साइड से देखता है, व्यूअर इस साइड से देखता है तो इसको ब्लूइश कलर दिखता है, मतलब रिफ्लेक्टेड साइड से देखता है तो ब्लूइश कलर दिखता है। अगर ट्रांसमिटेड साइड से दिखता है, ट्रांसमिटेड साइड से देखता है, ध्यान देंगे ट्रांसमिटेड साइड से देखता है तो रेड कलर से देखता है। तो हमने क्या देखा कि जैसे व्यूअर का पोजीशन चेंज होता है उस स्कैटरिंग को देखने के लिए, वैसे उस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कलर भी चेंज हो जाता है। और लास्ट है वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग लाइट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो लाइट यूज की जा रही है, ध्यान देंगे जो लाइट यूज की जा रही है उसका वेवलेंथ प्रॉपर वेवलेंथ का होना चाहिए। अगर उसका वेवलेंथ काफ़ी कम या काफ़ी ज़्यादा है तो उस दौरान जो है कोलाइडल सॉल्यूशन कलर नहीं दिखाएगा। ये चीज़ आप तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट और पोजीशन ऑफ व्यूअर्स। और अब हमारा लास्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्राउनियन मूवमेंट। लास्ट टॉपिक इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, इसे हम लोग जिगजैग मोशन भी कहते हैं। और ये मोशन क्या करता है कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बना देता है। इस सॉल्यूशन का जो मूवमेंट होता है वो अर्थात ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो नेचर ऑफ कोलाइड पर निर्भर करता है, किस प्रकार कोलाइड लाइफलिक है या लाइफोबिक। लेकिन जो साइज होता है और विस्कोसिटी और साइज दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये देखा गया है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन को ध्यान देंगे, जब कोलाइडल सॉल्यूशन को पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखा गया तो ये पाया गया कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं अर्थात डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्थिर ना रह के क्या करते हैं मोशन करते हैं, और इस प्रकार का कुछ मोशन करते हैं। इस प्रकार का जैसे ये ऐसे मूव किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते। तो और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं जिगजैग। तो यहाँ पे देखा गया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जब इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंतर्गत when the colloidal solution is viewed under powerful microscope it also the colloidal particles are not stable but continuously moving in a colloidal solution, and their movement is like this, they are like this movement they show, and this type movement is called zigzag motion. And this was first observed by the British botanist Robert Brown, and this is known as Brownian movement. मतलब सर्वप्रथम इसको ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इस कारण से लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। हम पूरा ध्यान देते हैं
कि जब कोलाइडल सोल्यूशन को एक पाउंड माइक्रोस्कोप के अंतर्गत एग्जामिन किया गया या व्यू किया गया, देखा गया, तो ये पाया गया कि जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और वो एक अलग प्रकार का मोशन करते हैं, एक अलग प्रकार का मूवमेंट करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं। इसको सर्वप्रथम ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इस कारण से हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो कोलाइड के नेचर से निर्भर नहीं करता, अर्थात कोलाइड के नेचर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो है कोलाइड के पार्टिकल और विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। तो कोलाइड का साइज और विस्कोसिटी बढ़ने पर जो होता है ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, कम होता हुआ चला जाता है। और इस ब्राउनियन मूवमेंट के कारण जो है, ये ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है ये कोलाइडल सोल्यूशन को स्टेबल बनाता है। अगर ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होगा तो कोलाइड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे और वो सेटल होकर अर्थात कोगुलेट हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इस ब्राउनियन मूवमेंट के कारण, अर्थात ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सोल्यूशन को स्टेबल बनाता है। इस कोलाइडल सोल्यूशन को स्टेबल बनाने में ब्राउनियन मूवमेंट का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। और जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं कहीं ना कहीं कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, ये चार्ज होते हैं, सेम टाइप चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके वजह से रिपल्सन काम करता है, जिसके कारण ये ब्राउनियन मूवमेंट करते रहते हैं। और ड्यूरिंग ब्राउनियन, ये अगर ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं और दूसरे से टकराते भी हैं तो उस दौरान किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, अर्थात उस दौरान जो है बस ये अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल यहाँ टकराया है, इधर बदल जाएगा, इधर टकराया फिर इधर बदल जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये टकराते रहते हैं। और यहाँ पे ये देखा गया। तो ब्राउनियन मूवमेंट एक कोलाइडल के लिए अच्छा, कोलाइडल सिस्टम के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट की कोलाइड को स्टेबल बनाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर बात समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं।